नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। चीन के साथ सीमा पर लगातार जारी तनाव के बीच भी भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2022 में रिकॉर्ड 135.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीनी सीमा शुल्क डेटा में दिखाया गया है जिसमें भारत ने चीन से 21% अधिक चीनी सामानों का आयात किया, यानी चीनी सामान 21% अधिक खरीदे, जबकि चीन को भारत के द्वारा किया जा रहा निर्यात 2022 में गिरा है, जिसके कारण चीन के साथ व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के निशान से पार चला गया। 13 जनवरी 2023 को बीजिंग में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार 8.4% बढ़कर 135.98 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें भारत का आयात 97.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 118.5 बिलियन डॉलर हुआ, जबकि भारत का चीन को निर्यात 28.1 बिलियन डॉलर से गिरकर 17.48 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 2021 में जो 69.4 अरब डॉलर था वो 45% बढ़कर 101.02 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच कामकाज पर नियंत्रण को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर प्रशासन का पूरा नियंत्रण उसके पास है तो फिर दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार का क्या काम है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, अगर सारा प्रशासन केंद्र सरकार के इशारे पर ही चलाया जाना है तो फिर दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार का क्या उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तुषार मेहता की उस दलील के बाद की जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को बनाने का एक उद्देश्य ये है कि केंद्र इसका प्रशासन खुद चलाना चाहता है, इसलिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र के सिविल सेवा अधिकारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी ही चलाते हैं। एलजी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में तकरार के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक लेख ट्वीट करते हुए कहा, चुनी हुई सरकारों को काम करने दें, निर्वाचित सरकारों को तुच्छ पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए अपना काम करने से रोकना लोगों, लोकतंत्र और संविधान के लिए बुरा है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, राज्यपाल और उपराज्यपाल पदों का दुरुपयोग केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकारों के काम में टांग अड़ाने के लिए कर रहे हैं। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हम 30 शिक्षकों को फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन एलजी किसी न किसी बहाने से इसे टाल रहे हैं। हमने जब उनके पास इसकी फाइल भेजी तो एलजी ने पूछा कि अगर भारत में ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो इससे लागत में क्या फायदे होंगे। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, क्या खर्चे के नाम पर इसे भी रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम फिर से एलजी के पास फाइल भेजेंगे। टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में आई बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को अब खुद की सुरक्षा के लिए गन लाइसेंस मिल गया है। नूपुर को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शर्मा की सुरक्षा को खतरे का आकलन करने के बाद स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसी ने कुछ सुझाव दिए थे। जानकारी के अनुसार नूपुर शर्मा को फिलहाल किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और उन्हें सुरक्षा भी दी गई है। बता दें, बीते साल राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर नूपुर शर्मा के बयान का बस समर्थन किया था। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट 16 जनवरी से राजस्थान के कई जिलों में आम लोगों के बीच पहुंचेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सचिन पायलट रैलियों के जरिए अपनी सियासत ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। पायलट 16 जनवरी को नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू, 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि 26 जनवरी से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी महिलाओं को साथ लेकर रैलियां शुरू करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सियासी झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। पायलट की ख्वाहिश राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि अगर ये लोग ऐसे ही लोगों को बांटते रहे तो देश में तालिबान जैसे हालात बन सकते हैं।
तेलंगाना के सीएम ने कहा कि अगर हम धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाते रहेंगे और लोगों को बांटेंगे तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। इससे देश में तालिबान जैसी स्थिति बन सकती है और देश में अफगानिस्तान जैसे हालात होंगे। चंद्रशेखर ने ये बात महबूबाबाद में भारत राष्ट्र समिति के पार्टी दफ्तर और अन्य जिला दफ्तरों के उद्घाटन के वक्त कही। उन्होंने इसके साथ ही लोगों से शांति, असहिष्णुता और लोगों के कल्याण के लिए लगे रहने की अपील की। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ शहर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों से पता चलता है कि जोशीमठ में कैसे धीरे धीरे जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ये आंकड़े 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक के हैं। वहीं अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 में ये 9 सेंटीमीटर तक धंसा था। बता दें, जोशीमठ धंसने के बाद से इमारतों को गिराने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। शहर में करीब 600 से अधिक घरों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। शहर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ गए हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और 6 अप्रैल को ये समाप्त होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज ये जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी और बीच में सामान्य अवकाश होंगे। सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। बता दें, पिछले साल अगस्त में शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में ये पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को रवाना किया। पीएम ने वर्चुअली जुड़कर ऐसा किया। बता दें, काशी से बोगीबील तक 3200 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा पर इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल होंगे। रवानगी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद थे। मालूम हो कि रिवर क्रूज MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चलकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 51 दिनों में 3200 किलोमीटर नदी मार्ग और 27 नदी प्रणालियों को पार करके ये क्रूज भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते 1 मार्च 2023 को असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। बता दें, सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसकी आलोचना कर चुके हैं। अखिलेश ने इसको उद्योगपतियों का क्रूज बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी के आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति करने के लिए आते हैं, विलास विहार के लिए नहीं। भाजपा बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों के अंधेरों को अब और नहीं ढक पाएगी। सरकार ये बताए कि वाराणसी के नाविकों के लिए क्या किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।